हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है भारत के संपूर्ण संविधान की जानकारी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना समय निकालकर आपको देता है, आप सभी को पता है कि समय निकालना बहुत मुश्किल, और यदि कोई आपको अपना समय दे रहा है तो समझिए वो आपको बहुत मूल्यवान वस्तु है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। वी वेलकम आवर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड गेस्ट, मिस्टर अनुज कुमार गौतम। We were about to Thank you. गुड मॉर्निंग बेटा। अभी मैम ने आपके सामने बताया कि हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, शायद उसकी जानकारी देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। मुझे याद है जब यहाँ आपका एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा था तो कुछ बच्चों ने संविधान को लेकर के डांस कम नाटक उस तरीके की एक परफॉर्मेंस दी थी, और वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं, संविधान को जमीन पे लाना चाहते हैं। हमें सबसे पहले बच्चा ये समझना पड़ेगा कि संविधान के बारे में इतनी चर्चा हो क्यों रही है। 75 साल हो गए संविधान को बने हुए, और 75 साल बाद पूरे भारत में भारत सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि पूरी साल हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करेंगे। पूरी साल हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ये भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, और ये शिक्षा विभाग ने, यानी अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर को ही हम हर साल संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन अभी तक हम उसे आइसोलेटेड तरीके से मनाते रहे। आइसोलेटेड यानी हम नीचे नीचे मनाते रहे, लेकिन उसका कहीं प्रचार प्रसार उस तरीके का नहीं हुआ। आज भारत सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया कि इसकी हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो हमारे सभी स्कूलों में ये पूरी साल मनाया जाना चाहिए। तो 26 नवंबर को तो ये मनाया ही गया था, लेकिन गाइडलाइन जब दी गई तो गाइडलाइन में कहा गया कि हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को संविधान से संबंधित कोई एक्टिविटी, कोई लेक्चर, किसी तरीके की जानकारी बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में साझा करके उसको रिकॉर्ड करके आगे ले जाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमारे सभी विद्यालय इस पे काम कर रहे हैं। और ये सेम डे 20 तारीख को वो सबमिट भी हो जाना चाहिए, जो हमारे एजुकेशन का पोर्टल है, एजुकेशन की साइट है उस पे। ठीक है, हम पहले मिले थे विद्यांजलि के प्रोग्राम को लेकर के। विद्यांजलि से संबंधित हमने कुछ संविधान से ही जानकारी साझा करी थी,
और वो मात्र कुछ समय के लिए हमने मुश्किल से 30-35 मिनट ही हम बात कर पाए थे। जैसा मैडम ने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती है। उस समय भी यही था कि बार बार फोन आ रहे थे और मुझे कहीं जाना था। ठीक उसी तरीके से अभी भी मैडम का कल मेरे पास फोन गया, तो मुझे लगा कि अगर बच्चों से बात करनी है तो मुझे टाइम निकाल लेना चाहिए। तो बेटा संविधान है क्या, ये तो हम सभी जानते होंगे। 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि संविधान है क्या, किसे कहते हैं संविधान। बता सकते हैं संविधान किसे कहते हैं? यस बेटा। वेरी गुड। भारत के अंदर बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया, भारत के अंदर संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से भारत की सारी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, सबको बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का प्रावधान वो करता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अलिखित संविधान को भी चला मानते हैं। इसका मतलब है कि हर देश के लिए संविधान बहुत जरूरी है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। यस, तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और यहां तक कहें तो कि विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। यूनेस्को ने यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब बात हुई तो उस समय भी इसको एक्सेप्ट किया कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे अच्छा संविधान है। ये स्वीकार किया हमारी इंटरनेशनल एजेंसी ने। तो इसका मतलब है कि हमारे देश के संविधान के अंदर वो प्रावधान किए गए हैं जिसमें हर व्यक्ति का हित छुपा हुआ है, यानी देश के हर नागरिक का हित छुपा हुआ है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो। यस या नो? जैसा मैडम ने कहा कि हम उसकी जर्नी को भी देखेंगे कि उसकी जर्नी कैसे रही है। क्या संविधान जो मैडम ने अभी आपके बीच में कहा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही बन के तैयार हो गया था, ये बेटा एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर है जब हम एक पहली मीटिंग से लेकर के और लास्ट सबमिशन तक की डेट को कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। लेकिन अगर हम इसकी जर्नी को देखें तो बहुत पहले से संविधान की रूपरेखा रखनी शुरू कर दी गई थी। अगर हम भारत के संविधान की बात करें और मैं छोटी सी एक परिभाषा के रूप में अगर बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान वो है जो उन संग्रह किए गए कानूनों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम होता है। यस, इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो संविधान हमारी विधान पालिका, संविधान हमारी कार्यपालिका और संविधान हमारे न्यायपालिका, तीनों स्तंभों के लिए वो प्रावधान करता है कि जिससे वो देश हित में काम कर सकें, समाज के हित में काम कर सकें। विधान पालिका यानी संविधान को एक मुख्य कानून माना जाता है, महत्वपूर्ण यानी प्रधान कानून माना जाता है। अगर कोई संसद के अंदर कानून बनता है तो संविधान के अंदर किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही बनता है कि जिससे कि संविधान में किए गए प्रावधानों का कहीं हनन ना हो रहा हो। यस, कहीं उनका शोषण ना हो रहा हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाया जाता है। और जब हम क्रियान्वित करते हैं उसे यानी एग्जीक्यूट करते हैं तो भी ध्यान रखा जाता है कि वो देश हित में और नागरिक हित में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहां नहीं हो रहा है तो हमारी दूसरी जो है जो न्यायपालिका है वो
उस पर संज्ञान लेती है कि ये कानून देश हित में नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए, यह संविधान के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए। तो हमारे तीनों स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बेटा इस पे काम करते हैं और संविधान को ध्यान में रखते ही हर शब्द का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि संविधान में कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो हर व्यक्ति के लिए समझना भी इतना आसान नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि एक जुडिशरी की पढ़ाई अलग होती है, एक जब जज बनता है, एक लॉयर बनता है, तो उनको वो कानूनी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और वो शब्दों का एक मीनिंग बड़े अच्छे से निकाल पाते हैं और तब वो देश हित में काम करते हैं। लेकिन सामान्य तरीके से हम बात करें तो भारत का जो संविधान है वो राजनीतिक और कानूनी संविधान से ही बढ़ के वो एक सामाजिक दस्तावेज ज्यादा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को समर्पित किया था तो उस समय भी कहा था कि ये जो मैं संविधान आपको दे रहा हूं वो संविधान राजनीतिक कम लेकिन सामाजिक दस्तावेज ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बड़े नजदीक से सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक असमानताओं को देखा था और उन्हीं को समावेश करते हुए कि कैसे समान हो सकता है, कैसे हर किसी के हित में काम हो सकता है, उन सब के लिए उसने प्रावधान करने का प्रयास किया, जिससे उसे उन्होंने सामाजिक दस्तावेज कहा। अगर हम बात करते हैं पुरानी जर्नी की तो बेटा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था 1773 में। यस, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। सबसे पहला कानून भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1773 में, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल साबित किया था, यानी डिक्लेयर किया था। तो हम बात करते हैं जब देश के लिए पहला कानून वहां बन गया तो इसका मतलब है कि हमारे संविधान की नींव कहीं वहीं से रख दी गई थी और वहीं से शुरू हो गई। कब से? 1773 से। उसके बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जो ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी उनको समाधान लेकर के यानी संशोधन करके वो एक्ट आया, जिसे संशोधित अधिनियम कहा जाता है 1781 में। आप कहीं लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो जाएगा। जब हम पास्ट पढ़ते हैं तो आज की तो वो पॉलिटिक्स है लेकिन वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। 1781 में वो एक सेटलमेंट एक्ट आया जिसमें बहुत से समाधान उन्होंने निकाले। जो कुछ कमियां रह गई थी 1773 वाले एक्ट में, उनका समाधान देश हित में लेकर के आए। उसके बाद हम केवल जर्नी समझना चाहते हैं तो बेटा इसे कितना पढ़ना और समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इसकी जर्नी से समझ में आ जाएगा कि 1784 में एक और एक्ट बना जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। वो भी ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था, जिसके माध्यम से यहां पर सिविल सेवा की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से यहां पर सिविल सेवा जिनकी हम बात करते हैं ना कि आईएएस, पीसीएस, जो हायर अथॉरिटी हमारे ऊपर बैठी हुई है, जो हमारे लिए नियम और नीतियों का निर्धारण करती है, उन सब की व्यवस्था की गई और वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ही माध्यम से की गई। ये दो एक्ट बड़े महत्वपूर्ण थे। उसके बाद दो चार्टर आए, वो भी ब्रिटिश सरकार के ही माध्यम से आए,
पहला चार्टर आया 1833 में, 1833 में। कब आया? 1833 में। उस चार्टर के अंदर व्यवस्था की गई कि जो हमने पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? और पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था को भी टच करते हुए हम चलेंगे। तो उस समय बेटा सती प्रथा चलती थी देश के अंदर। यस, समझते हैं सती प्रथा क्या थी? और इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस सती प्रथा को खत्म किया था। कानूनी रूप से उस सती प्रथा को खत्म किया था। जो हमारे देश की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, उसको खत्म करने का काम इस कानून के माध्यम से किया गया था। इससे चार्टर अधिनियम 1833, कौन सा? 1833 जो चार्टर बना, उसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहां का क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले वो बंगाल तक सीमित था, लेकिन अब पूरे भारत के अंदर, जो पहले अविभाजित भारत था। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? अभी हम अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें भूटान भी था, नेपाल भी था, पाकिस्तान भी था, सभी मिला हुआ क्षेत्र था। जिस समय हम बात करते हैं कि अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा आपको कि उस समय पूरे भारत की क्षेत्र भूमि जो थी, उस सब पे जो कुरीतियां थी, उन सबको खत्म करने का काम कानूनी रूप से किया गया। तो ये पहला चार्टर आया। उसके 20 साल बाद एक दूसरा चार्टर आया। कब? 20 साल बाद। जोड़ सकते हैं ना? 20 साल याद करने का एक तरीका है, क्योंकि हमें डेट याद रखना है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मैथ का भी ऐड कर लें। 1853, वेरी गुड। तो डेट याद हो गई। हमें डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना ऐसे। हम बात करते हैं कि 20 साल बाद एक चार्टर और आया, और वो था चार्टर अधिनियम 1853 के नाम से जाना गया। कितने कानून बन गए संविधान को बनने से पहले। उसके बाद बात करते हैं तो बेटा एक और भारत शासन अधिनियम। हेलो, एक आया भारत शासन अधिनियम। और वो भारत शासन अधिनियम कब आया? कोई मुझे डेट याद दिलाएगा? हाँ बेटा, अभी हमने 1853 की तो बात करी, चार्टर की। उसके बाद एक आया कानून दूसरा, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम वो कब आया? चार्टर के 5 साल बाद। चार्टर के 5 साल बाद 1858, वेरी गुड, ठीक है। तो चार्टर के 5 साल बाद भारत शासन अधिनियम आया, जिसे कहते हैं 1858। ओके, उसके बाद बहुत काम हुआ। क्या काम हुआ? साइमन कमीशन सुना आपने? क्योंकि ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव डलना शुरू हो गया। हमारे देश के जो नेता थे, जो जागरूक नेता थे,
उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से कानूनी प्रावधान ला करके कुछ कुरीतियों को खत्म कर रही थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ जागरूक नेताओं ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि अब शासन तो हमारे हाथ में होना चाहिए। यस, तो फिर एक रिपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के नाम से भेजा, जिसके अंदर 7 लोग थे। कब आया था? कब आया था? वेरी गुड, बच्चे समझदार हैं। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन साइमन कमीशन के अंदर जो चाल छुपी हुई थी उसको कुछ नेताओं ने समझा, हेलो, और उसका विरोध करना शुरू किया। मुझे लगा साइमन कमीशन जो किसने भेजा था? ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। हेलो, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था और यहाँ की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा था कि भारत चाहता क्या है, भारत के लोग क्या चाहते हैं और भारत के जो लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं। दोनों का पक्ष विपक्ष सुनते और समझते हुए एक रिपोर्ट हमें सबमिट की जाए। लेकिन हुआ ये कि कुछ लीडर्स ने विरोध किया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसी में लाहौर में जब विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु की ईयर भी याद हो गई होगी फिर आपको, क्योंकि 1928 में ही उनकी मृत्यु हो गई। फादर कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के? वेरी गुड, मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने, हेलो, तो मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। सन 1928 में ही उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है और उसे ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लू प्रिंट उन्होंने यानी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, ये हमारे 1928 तक की संविधान की जर्नी। उसके बाद एक और अधिनियम आया जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। जिससे कहा जाता है कि 70 से लेकर के 80% कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था की गई है वो उसी अधिनियम से की गई है। ये कहा जाता है कि 70 से 80% जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहीं से व्यवस्थित किया गया है, वहां से कुछ लिया गया है। जब हमने 1935 के अधिनियम की बात करी, उसके बाद महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू हुई और वो महत्वपूर्ण गतिविधियां थी कि ब्रिटिश शासन ने हमारे यहां एक अगस्त प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? अगस्त प्रस्ताव भेजा। वो अगस्त के महीने में आया, इसलिए उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त के महीने में 1940 में आया। कब आया? 1940 में।
इसलिए उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव का मतलब है प्रपोजल। भारत के उन लीडर्स के सामने जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सामने एक प्रपोजल भेजा कि आप अगर अपना देश का शासन हमसे लेना चाहते हैं और आप अपना खुद शासन चलाना चाहते हैं तो बताइए कि कैसे चलाएंगे। जब क्वेश्चन किया तो हमारे कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया कि हम क्वेश्चन बर्दाश्त करना नहीं चाहते। ये आपका ऐसे समझिए कि जैसे एक दरवाजे पर जंग लगी कील होती है, इस तरीके का आपका प्रस्ताव है। और ये किसने कहा था? आपको कुछ कुछ कोटेशंस भी याद हो जाएंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये आपका प्रस्ताव बिल्कुल घिनौना, एक तरीके से हमारे देश हित में नहीं है, हम नहीं स्वीकार करते। उसके बाद सन 1942 में एक और घटना घटी। 1942 में एक और घटना घटी। क्या क्या घटना घटी? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? जिसको समझ में नहीं आ रही हाथ खड़ा करेंगे। सबको आ रही है, ओके। अच्छा, 1942 में एक और घटना घटी। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने एक और चाल चली, क्रिप्स मिशन भेज दिया 1942 में। वो 3 लोगों का एक संगठन था और वो भी यहां पर आया। उसने भी अपना प्रस्ताव रखा लेकिन सफल नहीं हुआ। सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं हम, किताबी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, केवल डेट हम किताबी भाषा वाले ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद एक और घटना घटी। कैबिनेट मिशन आया। पहले कौन आया? क्रिप्स मिशन आया और फिर कैबिनेट मिशन आया। तो ब्रिटिश सरकार को अपने प्रस्ताव में संशोधन करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्टली पूछा कि आपके शासन चलाने की व्यवस्था क्या होगी। उस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पूछा कि आपके शासन चलाने की, राजनीतिक तंत्र को चलाने की, देश के हित में और देश की जनता के हित में, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी थे जो देश की सच्चाई को ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहे थे कि देश के अंदर कुछ ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं भी हैं जिनको खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। तो 3 लोगों की कमेटी हो आई और उन्होंने कहा, कुछ हमारे नेताओं ने कहा कि हम अपने 10 लोग बैठेंगे, संविधान बनाएंगे और उससे शासन चलाएंगे। लेकिन उस कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव अपना दिया कि आप 10 लोग नहीं, 389 सदस्य बैठेंगे तब संविधान बनाएंगे। कितने बैठेंगे? 389। 389 सदस्य बैठेंगे और तब संविधान बनाएंगे। उसके माध्यम से आपकी राजनीतिक और सामाजिक और कानूनी व्यवस्था चलेगी। अगर वो समझ में आता है तो आप अपना शासन ले लीजिए। कब बात हो रही थी? 1946 में, और ये मार्च का महीना था। उसके बाद उन्होंने जो 389 सदस्यों का वाइफरकेशन किया, तो वो वाइफरकेशन क्या था? बोर्ड में नहीं है। 292 सदस्य उन्होंने बताए। किसके? कहां से आने थे? ब्रिटिश। पहले भारत जो है ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि
292 सदस्य आपको ब्रिटिश प्रांतों से लेने पड़ेंगे। कहां से लेने पड़ेंगे? ब्रिटिश प्रांतों से लेने पड़ेंगे। और 4 आपको ब्रिटिश कमिश्नरी से लेने पड़ेंगे। ब्रिटिश कमिश्नरी, ऐसा अंतर समझ लें जैसे कि आज हमारा एक यूटी होता है और एक प्रदेश होता है, इस तरीके का अंतर समझ लें। जिस पे सीधा भारत सरकार का कंट्रोल होता है मीन्स यूटी है, और जिस पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का कंट्रोल होता है मीन्स प्रदेश है। तो ठीक इसी तरीके का अंतर समझ ले, जिस पे सीधा ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था वो था ब्रिटिश कमिश्नरी। और ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि 292 सदस्य तो आपको ब्रिटिश प्रांतों से लेने होंगे और 4 सदस्य आपको ब्रिटिश कमिश्नरी से लेने होंगे। और बाकी कितने बचे? 93। वेरी गुड। 93 सदस्य आपको देशी रियासतों से लेने होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि पहले हमारा देश कुछ देशी रियासतों में भी बटा हुआ था, जहां पे छोटे छोटे राजाओं का कब्जा था। हेलो, देशी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वहां से भी आपको लेने होंगे। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 292 + 4 296 के लिए आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना होगा। और जो 93 थे तो वहां से कहा कि जो राजा है वो अपना प्रतिनिधि चुन करके आपको दे देंगे, क्योंकि वहां उनका बाहुबल था, वहां उनका वर्चस्व था। तो उनका कहना था कि वहां से उनके जो राजा हैं, जो मुखिया हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुन करके आपको दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ। कितने लोगों की थी? 389 की सदस्यों की संविधान सभा का गठन हुआ, और जिसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए थे। कब कराए गए थे? जुलाई 1946 में कराए गए थे। भारत की पहली सरकार कब बनी थी? हेलो, कोई बच्चा बताएगा भारत की पहली सरकार कब बनी थी? पॉलिटिकल साइंस कौन कौन पढ़ते हैं? सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। वेरी गुड। कोई कुछ बताएगा कि भारत की पहली सरकार कब बनी? स्वतंत्रता से पहले। हेलो, चलें, कोई नहीं, याद आ जाएगा बच्चों को। चुनाव हमारे हुए। हेलो, संविधान, हेलो बेटा, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए हमारे जुलाई 1946 में। उसके रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद 2 सितंबर 1946 को हमारी अंतरिम और प्रथम भारत की सरकार बनी। 2 सितंबर 1946 को हमारी जो प्रथम भारत की सरकार बन गई। हेलो बेटा, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी स्वतंत्र भारत से पहली जो हमारी सरकार बनी वो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, और उसमें कुछ को मंत्री बनाया गया। तो एक, मैं यहां से जाता हूं तो मुझे एक रोड का नाम याद आता है, आसफ अली रोड।
आसफ अली रोड थोड़ा सा फेमस है यहाँ, मैं देखता हूँ वहां दरियागंज की तरफ। मैं आपको कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। हेलो, वो आसफ अली जी उस समय रेल मंत्री थे। यस, यस बेटा, रेल ब्रिटिश सरकार ने हमको दी थी, क्योंकि वो यहाँ पहले व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार के लिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता थी कि यहां से माल वहां कैसे जाएगा और वहां से माल यहां कैसे आएगा। ओके, समझ आ रहा है? तो इसके बाद 2 सितंबर 1946 को हमारी पहली सरकार बनी। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। टोटल कितने सदस्य चुन करके आए थे? 389 389 टोटल सदस्य थे हमारे पास। लेकिन जब पहली बैठक हुई तो उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया, उपस्थित थे, और उसमें डॉक्टर सचिदयानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि जब हम कोई बैठक करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो वहां पे एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं जो निर्णय लेता है कि जो काम हो रहा है उस मीटिंग के अंदर वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सर्वसम्मति 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद एक तीसरी बैठक और हुई जो महत्वपूर्ण बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 बैठक बहुत महत्वपूर्ण हुई। उनके बाद जो तीसरी बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कुछ समितियों का गठन कर दिया, छोटी छोटी समितियों का गठन कर दिया। कोई झंडा समिति, कोई प्रस्ताव समिति। हेलो, क्योंकि अगर हम इन पर चर्चा करेंगे तो फिर हम कुछ जो संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट हैं उसको टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे चलें। ठीक है? उसने छोटी छोटी समितियों का गठन किया। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी हम कहते हैं कि जो 14 अगस्त की रात्रि है उस दिन हमने पाकिस्तान को अलग, यानी वो स्वतंत्र हो गया और उसके एक दिन बाद हम स्वतंत्र हो गए। इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान सभा बनी थी वो अविभाजित भारत से बनी थी। अब जब अविभाजित भारत से बनी थी तो कुछ सदस्य जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उधर चले गए और यहां पर सदस्यों की संख्या हो गई 299। वेरी गुड।
यहां पर सदस्यों की संख्या हो गई 299, जिसमें कांग्रेस का बहुमत था, उसके बाद दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग थी और तीसरे कुछ सदस्य अन्य पार्टियों से थे या निर्दलीय थे, ये कह सकते हैं। और अगर हम पूरे संविधान सभा की बात करें तो इतनी बड़ी सभा के अंदर मात्र 15 महिलाएं। सोच सकते हैं, आज हम कम से कम 33% की बात करते हैं संसद के अंदर। आज हम 33% की बात करते हैं, यानी 100 पर 33। उस समय मात्र 15 महिला थी। तो आप समझ सकते हैं बेटा, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, आप विद्यालय में हैं, आपको समानता के साथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये संविधान की देन है। नहीं तो उस समय वो भी 15 महिलाएं वो गिने चुने परिवार से थी, जहां उनको केवल पढ़ने का अवसर मिला था, और वो भी ऐसी जगह पढ़ने का अवसर मिला था कि पहले तो उनकी भी पढ़ाई घर में ही हुई थी, क्योंकि वो रिच फैमिली, या ये कह सकते हैं कि वो संपन्न फैमिली से आती थी, जिसकी वजह से उनको वहां पढ़ने का अवसर मिल गया। वहां से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 से जब हम कैलकुलेट करते हैं 26 नवंबर 1949 को, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन निकल के आते हैं। हेलो, क्लियर हो गया कि हम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन क्यों गिनते हैं? उससे पहला जो सफर है उसे हम उसके अंदर नहीं गिनते, लेकिन जब से कि हमारा संविधान बहुत पहले से बनना शुरू हो गया। जब हमने संविधान बनाने की बात करी तो आजाद भारत में, यानी स्वतंत्र भारत में 29 अगस्त 1947 को एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया संविधान सभा के अंदर। और वो महत्वपूर्ण कमेटी कौन थी? जो लिखने पढ़ने का काम करेगी। किसका काम करेगी? लिखने पढ़ने का काम करेगी। जिस समिति ने पूरा संविधान लिखा, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे कहते हैं मसौदा समिति, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थी? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, आपको यहां तो आता ही आता है, लेकिन आप जब कंपटीशन में उतरेंगे, किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो वहां भी ये क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करता है उस समय भी कि राजेंद्र प्रसाद लिखें या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखें। हेलो, तो हमें इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करके हमको लर्न करना पड़ेगा, इन्हें बारीकी से समझना पड़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ 6 सदस्य और थे, जिनकी पूरी समिति के अंदर अगर बात करें तो 7 सदस्यों की कमेटी थी। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही मायने में संविधान का लिखने का काम वहां से शुरू हुआ 29 अगस्त 1947 से। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके कन्नों पर इतना महत्वपूर्ण भार दे दिया जाए, अपनी अस्वस्थता और परिवार सबको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इस संविधान को इतना खूबसूरत बनाने का प्रयास किया
और केवल उन्होंने ही नहीं, बाकी सदस्यों ने भी पूरा सपोर्ट किया। बाकी सदस्यों का मतलब है कि जो हमारे 299 सदस्य थे, जब वाचनाएं हो रही थी तो कुछ एक्ट पर, कुछ विचार विमर्श ऐसे हो रहे थे कि आलोचनात्मक तरीके से काम हो रहा था। अगर हम बात करें तो 739 आलोचनाएं हुई, जिनका जवाब देते हुए उनको इन्होंने इसके अंदर प्रावधान दिलाने का काम किया। कितनी? 739 आलोचनाएं हुई और उसके बावजूद उन्होंने कुछ शब्दों का फेरबदल करते हुए इस खूबसूरत संविधान को भारत को समर्पित किया, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भागों में बटा हुआ संविधान, 8 अनुसूची, 7 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे दिए, जिनके बल पर आज दोस्तों, भारत की वीडियो राजनीतिक आपको व्यवस्था अच्छी चल। लगी होगी, जानकारी आपके काम आएगी और इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें भी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगर जानकारी ये आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने साथियों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।